So Shilpa ji, welcome once again, and I would like to request you to share. And also, अगर आप में से किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन है, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं, और फिर मैं आपके लिए वो क्वेश्चन पूछ सकती हूँ. So yeah, thank you, Shilpa ji. Thank you so much, Dimple. It is wonderful. I know you since 2018 when we met last at Tata Hospital. And post that, our journey is together. And I congratulate you. You are exactly a living example of courage, strength, and resilience. And the way you have gone through, आप जिस तरह से आपकी लाइफ में गए हैं और आपने अपने आप को किस तरह से उठाया, और ये जो आपने इतना करेज और स्ट्रेंथ दिखा के आपने लव हिल कैंसर, एंड आई सी दैट करीबन आपने 40 हीलिंग 60 हीलिंग सर्कल्स किए हैं और 40 अवेयरनेस सर्कल, एंड यू हैव टच्ड मोर देन 7,000 लाइव्स. It itself is remarkable. And I may thank to Amol also. He made this thing smooth for all of us, so I thank him also. And let us start. Kindly put my presentation because you have enabled. Yeah. So, Also, after 30-40 minutes, we will also go with the round of introduction, or we will have an open question जिसके ऊपर हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने के लिए. और वो क्वेश्चन बहुत ही सरप्राइजिंग क्वेश्चन है जो कुछ टाइम बाद में हमें पता चलेगा. सो या आज का मेरा सेशन है इमोशनल. स्लाइड शो में कर दीजिए. थैंक यू सो मच. Emotional and mental wellness in cancer journey. Next slide, please. Yeah. So how what is cancer? कैंसर ये ग्रुप ऑफ डिजीज है. बहुत टाइप के कैंसर्स रहते हैं, अराउंड मोर देन 100 टाइप्स, और ग्रुप ऑफ डिजीज उसे कैंसर कहते हैं. कैंसर का मतलब क्या? हमारे जो शरीर में हमारे जो सेल रहते हैं वो रोज ग्रो करते हैं, थोड़े ओल्ड हो जाते हैं, डैमेज होता है, और देन दे डाई. ये जो हमारी बॉडी में कंटिन्यूस है, अलग अलग सेल की अलग अलग, जैसे हमारे नाखून करीबन 5 to 6 फ्रॉम टॉप टू बॉटम उनकी सेल है. लिवर के सेल ऑलमोस्ट टेक्स 300 days टू ग्रो. सर्टेन सेल्स 2 या 3 जगह हमारी बॉडी में जो हमारे बर्थ के साथ दे स्टॉप ग्रोइंग, स्पेशली आईज के. वो हमारे जन्म के साथ ही वो ग्रो होना बंद करते. तो अलग अलग सेल की अलग अलग लाइफ है. तो ये तो नॉर्मली सेल थोड़े डैमेज होते हैं, ओल्ड होते हैं, और दे डाई, और फिर नए सेल आते हैं. अब नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो जो ओल्ड हो जाते हैं, डैमेज होता है, बट दे डू नॉट डाई. वो डाई नहीं करते, तो वो ऐसे के ऐसे रह जाते हैं. तो वो सिचुएशन में वो अबनॉर्मल सेल वो रहे, और नए सेल वो ग्रो होना चालू हो जाते हैं वो अबनॉर्मल सेल पे. तो वो ट्यूमर जैसा एक चीज हमारी बॉडी में हो जाती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो जो सेल ग्रो होते हैं वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, उसे हम ट्यूमर कहते हैं. तो ये जो ट्यूमर रहते हैं वो ज्यादातर मैलिग्नेंट भी होते हैं और बिनाइन भी होते हैं. तो जो कैंसरस सेल होते हैं उन्हें हम मैलिग्नेंट बोलते हैं. जो बिनाइन, ओनली बिनाइन सेल जो हमारे सर में, जो ब्रेन में आते हैं, इवन इफ दे आर बिनाइन, हमें उनको प्रोसीजर से निकालना पड़ता है, क्योंकि वो यह जगह नहीं रहती. शरीर में और जगह ग्रो है तो स्किन जगह लेती है या बॉडी में, लेकिन ब्रेन में इंट्राक्रैनियल प्रेशर आ जाता है, तो इसलिए हमें वो निकालने पड़ते हैं. और सेल बहुत तरह के रहते हैं, बोन्स में रहते हैं, सॉफ्ट टिश्यू के रहते हैं, तो काफी तरह के सेल हमारी बॉडी में. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो सेल के काफी हमारी बॉडी में भी ये जो सेल होते हैं, फिर हम जो अब नॉर्मल सेल जो ट्यूमर होते हैं, फिर उसकी अलग अलग टेस्टिंग होती है. इमेजिंग में सिटी स्कैन, एमआरआई, मेमो, यूएसजी, कई केसेस में हमें पेट सिटी कराना पड़ता है.
कई जगह सीबीसी ब्लड, ट्यूमर मार्कर्स ब्रेस्ट में, प्रोस्टेट में, या कोई प्रोसीजर स्कोपी करते हैं, कोलोनोस्कोपी, लेरिंजोस्कोपी, इस तरह से अलग अलग टेस्टिंग करके हम ये कैंसर है, ये बिनाइन है कि मैलिग्नेंट, और फिर स्टेजिंग होती है। पहले में छोटा रहता है वो स्टेजिंग में, 2 और 3 में टिश्यू साइज और लिम्फ नोड्स में जाते हैं, और स्टेज 4 में करीबन दूसरे ऑर्गन, जो ओरिजिनल ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन या दूसरी जगह स्प्रेड होते हैं, उसे हम स्टेज 4 का कैंसर, और वो स्प्रेड होने का। तो उसके बाद कैंसर में क्या क्या ट्रीटमेंट होती है, जैसे सर्जरी करके निकाले जाते हैं, हम दवाइयाँ देके, कीमो देके उनको मारने की कोशिश करते हैं, एक रेडिएशन देके, बीम देके हम उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। तो प्रोटॉन, फिर बोन मेरो ट्रांसप्लांट, जो ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर में अपने ही बॉडी के कैंसर, बोन के अंदर से मेरो जो निकालते हैं, खुद का या परिवार में किसी का, या आसपास को डोनर्स रहते हैं, रजिस्ट्री रहती है, बोन मेरो रजिस्ट्री, वहां से हम लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हार्मोन थेरेपी, जो हार्मोन जो हम रिमूव करते हैं, या उनको जिससे कैंसर सेल उनको जो खाना मिलता है हार्मोन से, तो वो या तो हम उन्हें रिमूव कर लेते हैं या उन्हें हम ब्लॉक करते हैं। तो हार्मोन थेरेपी स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, उसमें काफी हेल्पफुल होती है और काफी अच्छे रिजल्ट्स देती है। बायोलॉजिकल जो बॉडी इम्यून सिस्टम है, उसे हम थोड़े हेल्दी बनाते हैं, जो कैंसर के अगेंस्ट फाइट करते हैं, तो वो भी एक इम्यूनोथेरेपी रहती है। फिर टारगेटेड थेरेपी, जो सेल के अंदर जो पर्टिकुलर अबनॉर्मलिटी रहती है, उसको हम टारगेट करके वो थेरेपी। फिर क्रायो एब्लेशन, जो ठंडा एकदम फ्रीजिंग, एक नीडल जैसे स्किन या ऑर्गन में हम शरीर में उसको करते, और जैसे हम फ्रीजर से खाना निकाला तो उसको रूम टेम्परेचर थॉ किया, ऐसे ही ये उसको फ्रीजिंग में करते, फिर उसको थॉ करके ऐसे 3-4 दफे करके धीरे धीरे सेल मारते हैं, तो वो भी एक थेरेपी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये जैसे ये हमने ठंडा फ्रीजिंग के किया, ये गर्म से एक हीट से सिमिलर वे हम बॉडी में वो नीडल देके उसको फ्रीज हीट करके फिर उसको मारते हैं, और बहुत सारे ट्रायल्स चालू है नए नए थेरेपी के। तो ये मोटे मोटे ये थेरेपी काफी चल रही है। तो ये इन शॉर्ट सभी को पता है, बट फिर भी थोड़ा एक बेस बनाने के लिए ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट। So wellness, what is wellness? Wellness is particular area में हमें कोई तकलीफ आती है, तो हम खुद अपने आप के, it is a conscious decision, it is self directed and it is very active। आप कोई एक्शन लेते हैं अपनी क्षमता, according to your full potential you take some action, so that is upon, और ये प्रिवेंटिव होता है, ये हम रोकथाम करने के लिए we use this, it's a preventive, wellness is more on a preventive measure and it is you take some action। हम खुद कोई एक्शन लेते हैं ये एरिया में कि हमें ये एरिया में तकलीफ हो रही है, तो हम इसे ठीक करने की कोशिश करें और अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो वेलनेस के 8 डायमेंशन है। पहला है इमोशनल, सेकेंड है ऑक्यूपेशनल, जो हम अपना समय कैसे करते हैं, हमारा सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ क्या है, उससे हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज आवर ऑक्यूपेशन। तीसरा इंटेलेक्चुअल समझिए, साइकोलॉजिकल। फोर्थ इज एनवायरमेंटल। फिफ्थ इज फाइनेंशियल, जो हमारी किस तरह से हम चीजें अपने लाइफ में, सेविंग्स, अर्निंग, कैसे हमारी सिचुएशन है। तो नॉर्मली 6 डायमेंशनली लिया जाता है। ये सेकंड जो ऑक्यूपेशनल है, सेकंड वाला, और फिफ्थ वाला जो डॉलर साइन है वो फाइनेंशियल है, वो हम नॉर्मली बहुत जगह कंसिडर, तो 6 ही लेते हैं, सोशल, उसके बाद स्पिरिचुअल एंड फिजिकल। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो नॉर्मली वी टेक 6 डायमेंशन बट एक्चुअली दे आर 8 डायमेंशंस। फिजिकल में क्या आता है, मेंटल में क्या हम देखेंगे,
आज का हमारा टॉपिक है मेंटल एंड इमोशनल, तो उसके ऊपर मैं बाद में, जैसे अपना हीलिंग सर्कल है, तो डीपन आवर हीलिंग सर्कल विल गो डाउन to these two areas, mental and emotional. So physical, spiritual, social and environmental, I'll just touch upon. Next slide, please. Physical में क्या आता है? Exercise, nutrition and sleep. These are the main. काफी चीजें होती है, ये मेन है. हमारा एक्सरसाइज हम कैसे करते हैं? एक्सरसाइज से सर्टेन हॉर्मोन्स, एंडोफ्रिन, जो हमारी बॉडी में नेचुरल पेन किलर्स है, वो होते हैं, और उससे हमें खुद रोग की पेन से हमें अपने आप, तो हम एक्सरसाइज का, योगा का, मेडिटेशन का, माइंडफुलनेस का, उसका अलग अलग किस तरह से करें. न्यूट्रिशन आपके डिजीज के मुताबिक, या आपकी कोमोबिडिटीज, आजकल तो कोमोबिडिटीज नहीं रही, मल्टी मोबिडिटीज हो गई है, यही लोगों को इतनी सारी हो गई है. तो पहले तो लोगों को खाली ब्लड प्रेशर या एक दो, आजकल तो सब, काफी लोगों को 2 3 4. तो न्यूट्रिशन, इसके लिए सॉल्ट कम है, लिक्विड डाइट, तो वो आपके लिए हाई प्रोटीन डाइट, लो प्रोटीन डाइट, तो वो. स्लीप इज ऑलवेज, हम बहुत निगलेक्ट करते हैं कि हम वीकेंड्स पे सो लेंगे या आफ्टरनून को लेंगे, लेकिन स्लीप का बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्लीप के नॉन आरईएम से आरईएम स्लीप बोला जाता है. वो अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स का पूरा वो रहता है. 4 to 5 cycles to get a good rejuvenating health. और तो वो एटलीस्ट 4 to 5 साइकिल्स, तो मिनिमम 6 to 8 आवर्स की साइकिल्स होती है. इन शॉर्ट, इफ आई टेल यू, नॉन जीरो में जैसे हम सोने जाते तो हमारी ब्रेन एक्टिविटी रहती है, काफी चलती रहती है, हम रिलैक्स, तो वो हमारा बीटा वेव्स चलता है. फिर नॉन आरईएम 1 स्लीप, जिसमें हमारी थोड़ी बॉडी रिलैक्स होती है, ब्रीदिंग थोड़ा होता है, तो उसमें हमारा अल्फा वेव्स में हम आते हैं. एनआर थर्ड स्टेज जो होता है, उसमें हम धीरे से नींद में जाते हैं, और हमें हिप्नोटिक जर्क, कभी कभी हमें ऐसा लगता है हम गिर जाएंगे, तो वो स्टेज आता है, तो वो थेटा. फिर आता है 4th स्टेज ऑफ स्लीप, जहां स्लीप सिंडल, यहाँ जब हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी और हीलिंग होता है बॉडी का, वो होता है. फिर डीप स्लीप आती है, उसमें जो बेड वेटिंग होता है या वॉकिंग जिसको वो होते हैं, वो आता है. और लास्ट इज आरईएम, वो सेम फर्स्ट जो हमारी बीटा वेव्स है, ओवर हियर आल्सो बीटा वेव्स. मेन डिफरेंस है हमारी इमोबिलिटी होती है, बॉडी की इमोबिलिटी हो जाती. सो दैट इज अ वेरी गुड सिस्टम, क्योंकि हम सपने में कभी सोचते कि हम कहीं गए और गिर गए, या हम जंप मारे, तो बिकॉज ऑफ बॉडीज इमोबिलिटी, ये एक्चुअली वी डोंट डू इट. सो दैट इज आवर बेनिफिट. तो ये जब तक हमारा, तो हमारा हीलिंग बॉडी ये नहीं होता है, तो स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेंटल, आई विल टच इट लेटर. इमोशनल, स्पिरिचुअल, आई विल गो इन डिटेल. एनवायरमेंटल, आई विल जस्ट टच कि हेल्दी है एयर, जो आज हम कोविड में देख रहे हैं, जो पहले की चीजें, कि किसी को पहले हाथ धो के आना घर में, या खाना पीना सही रखना, बाहर नहीं खाना, हाथ मुंह धोना, सही पानी, हम जो एफ्लुएंस पानी में दे देते हैं, तो पानी की कैसे हम एनवायरनमेंट को स्पॉइल कर रहे हो, कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन इफेक्ट, बायोडाइवर्सिटी, हम जैसे ही जंगल काट लेते हैं, तो ये सब चीजें. और ऐसे पूरे लाइफ में पूरी जो साइकिल है, लाइफ साइकिल पूरी हमारी अर्थ की, उसमें ह्यूमन इज ओनली पर्सन के अगर वो नहीं भी रहा, तो वो साइकिल में बड़ा इफेक्ट नहीं रहता है. लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे अगर कोई है, और रोज कितने, पहले तो एक्सटिंक्ट करीबन साल में एक होते हैं, आजकल विद इन 2 to 3 days एक पर्टिकुलर एनिमल या छोटा कोई जीव एक्सटिंक्ट होता जा रहा है. तो ये कहीं ना कहीं डेंजरस साइन है, और ये हम आज कहीं ना कहीं एक्सप्लेन. नाउ आई विल गो इन डिटेल ऑफ अदर. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, वेलनेस एंड वेलबींग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट. लोग दे सोचते दे आर सिनोनिमस और इंटरचेंजेबल, बट आई वांटेड टू गिव दिस इंपॉर्टेंट थिंग कि वेलबींग एंड वेलनेस बोथ आर वेरी डिफरेंट. वेलनेस, जैसे मैंने पहले बताया, प्रिवेंशन है.
हम खुद कुछ लेते हैं, यानी वेलबींग हम खुश किस स्टेज में, हमारी कोई भी स्टेज में, जरूरी नहीं हमारे पास बहुत अच्छी हेल्थ हो या बहुत पैसा हो या हम अच्छी जगह पे, तो हमारी हैप्पीनेस, वो बाहर की सिचुएशन डजंट अफेक्ट अस, कैसे भी स्थिति में हो। स्पेशली तो हमारे पेशेंट के लिए ये बहुत जरूरी कि हम कोई भी स्थिति में हम अपना परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ क्या रखते हैं, तो वो दैट इज वेलबींग, एक्शन टेकन टुवर्ड्स हाई। तो ये मोर वेलनेस इज मोर ऑन प्रिवेंशन, एक्शन टेकन एंड कंडीशन ऑफ लाइफ इन वेलनेस इज कि हमारे हेल्थ के जैसे हमने डायमेंशन देखे, तो कौन से डायमेंशन में हमें तकलीफ है, वो डायमेंशन, पर्टिकुलर डायमेंशन में वी टेक एक्शन टू प्रिवेंट दैट। और इसमें वेलबींग में कोई कंडीशन इज नॉट, जितनी हमारी वेलनेस अच्छी होती जाएगी जरूरी नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे वेलबींग पे काफी रहता है। वेलबींग काफी पर्सनल होती है, जो मैं सोचती हूँ जरूरी नहीं है कोई और सोचे, तो वेलबींग बहुत पर्सनल, लेकिन वेलनेस थोड़ी कॉमन रहती है। जैसे आज का हमारा जो लेक्चर है वो काफी कॉमन है कि हाँ हेल्थ के लिए है, कैंसर पेशेंट्स के लिए, केयर टेकर्स के लिए, तो वो रहता है। तो ये वेलबींग हमें सेल्फ ग्रोथ देती है, और वेलनेस हम पर्टिकुलर एरिया में जिसमें हमें तकलीफ है उससे हम आगे जाते हैं। और वेलबींग एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस है पूरा, और ये एक एक और वेलनेस एक एक एरिया, एक एक डायमेंशन से मिल के हम पॉजिटिव एक्सपीरियंस पे जाते हैं। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेलबींग एंड वेलनेस। नेक्स्ट स्लाइड। सो जब भी हमें कैंसर होता है तो हमें क्या क्या तकलीफें आती हैं, तो फिजिकली हमारे शरीर में क्या क्या होता है। एक तो फंक्शनल एबिलिटी, हमें कोई ऐसी जगह पे कैंसर, तो ये दिखाता है हमारा में कितना फटीग है, तो उसके अलग अलग एनर्जी ये क्या हो वो देखते हैं। नेक्स्ट इज एपिटाइट, हमारा भूख लगती है, हमें कितनी भूख कम हो जाती है। और वेट लॉस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि हमारा वेट लॉस, कि हमें भूख खाने की इच्छा होती नहीं है, तो वो बहुत, इसमें भी काफी फर्क होता है। ये भी हमें काफी, स्लीप जो हमने आगे ऑलरेडी, नॉशिया, नॉशिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका हम देखते कि हम कैसे किसी किसी को ना इन्फ्लेमेशन से, कुछ शरीर में इन्फ्लेमेशन है तो उसके लिए नौशिया होता है। किसी किसी को कुछ स्मेल होती है कि मुझे कुछ एंजाइटी से भी किसी किसी को वो होता है। किसी किसी को मेटाबॉलिक ऑब्स्ट्रक्शन है, शरीर में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है तो नौशिया आता है, या कोई मेटाबॉलिकल कोई इश्यू है तो उससे, तो नौशिया बहुत तरह से। और कभी कभी एंटिसिपेटरी नौशिया की, मुझे लग रहा है कि मुझे होएगी, कोई अक्यूट, तो इससे किसी किसी को टिंगलिंग सेंसेशन होती है। पेन में हम देखे जाएंगे तो पेन का हम पूछते, पेन इज वेरी सब्जेक्टिव, बहुत सब्जेक्टिव, सबका अलग अलग रहता है। तो हम पेन स्केल के पूछते हैं कि आपको कितना है, और वो रेगुलरली इन, आप जैसे हम हॉस्पिटल में आते हैं कैंसर पेशेंट को रेगुलरली असेस किया जाता है कि कितना पेन है, अक्यूट है, शूटिंग पेन है, किस तरह का पेन है, कोई पर्टिकुलर ट्रिगर करता है कोई चीज, और आप कोई आपने क्या करते हैं जब ये पेन होता है, या आपकी मेडिकेशन, पेन मेडिकेशन आप सही टाइम पे ले रहे हैं, या उसका डोसेज बराबर है, या पैच, और जो वो मुताबिक वो होता है। टिंगलिंग, ड्राइनेस ऑफ द स्किन, जैसे कीमो के पेशेंट को माउथ सोर, कॉन्स्टिपेशन काफी रहता है, रेडिएशन के बाद स्किन थोड़ी ब्लैकिश हो जाती है, तो उसे ना घिस के थोड़ा डैम्प ऐसा करके आफ्टर सम टाइम इट विल कम बैक टू द नॉर्मल। बट आपको वो मुंह में छाले हो जाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि दवाइयाँ वाटर कंटेंट ले लेती है, तो वो कॉन्स्टिपेशन भी होता है बहुत कीमो, तो काफी लिक्विड पानी का काफी लेना जरूरी होता है। तो ये सब चीजें जरूरी है। तो ये फिजिकल, सम ऑफ, सब तो मैंने नहीं लिया, लेकिन जो जो जरूरी मुझे वो लिया। नेक्स्ट स्लाइड।
सोशल हमारा आना पीना, हमारा आना जाना, रोल्स चेंज हो जाते हैं परिवार में। अगर जो ब्रेड विनर है उसको हुआ तो फिर फाइनेंशियल इशू, और जो दूसरा है जिसने कभी कभी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं, या बच्चे हैं कि बच्चों को आना पड़ रहा है पेरेंट्स के पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पूरे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाती। अगर घर में एक लेडी है उसको हो गया तो पूरा घर की परिस्थिति चेंज हो जाती है, पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है कि हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द होम, हर रोल इज सो इम्पोर्टेंट। तो वो कैसे, तो वो उसकी जगह घर के दूसरे परिवार वाले वो रिस्पॉन्स, तो काफी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाती है। दूसरा अपीयरेंस, अगर कहीं चेहरे पे तो आपको लगता है मैं बाहर जाऊंगा तो लोग पूछेंगे या हेयर नहीं है, तो वो अपीयरेंस चेंज हो जाता है, तो वो आप बाहर जाने के लिए, तो वो भी आपको सोशली यू फील आइसोलेटेड, यू डोंट अटेंड सर्टेन फंक्शन एंड यू टेक सर्टेन, तो ये एक फर्क आता है। विड्रॉल, आप वो पूरे सिचुएशन से, नहीं मुझे वहां नहीं जाना है, लोग पूछेंगे कोई फंक्शन में तो मैं नहीं जाना। फिर आप हाउसिंग, आप शेल्टर, आप बम्बई से बाहर, बॉम्बे से आप कहीं और जगह से आते हैं, यू आर नॉट फ्रॉम मुंबई एंड देन यू कम फॉर द ट्रीटमेंट टू एनी मेट्रोज, तो फिर आपका पूरा हाउसिंग, रहना करना, खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन, कैसे जाओगे, मोबिलिटी में फर्क है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले नहीं पाओगे तो प्राइवेट में, तो ये सेक्सुअलिटी में काफी इश्यूज आ जाते हैं, लोग कुछ फाइनेंशियल इशू भी काफी, तो ये सारे सोशल प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी है। नेक्स्ट, spirituality, this is totally neglected aspect of care, but this has so much importance, it has इतना उसका impact है on health and on readmission. लॉट ऑफ स्टडीज, बहुत स्टडी, बहुत रिसर्च हुआ है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं और तो उनका रीएडमिशन कम होता है, उनकी कोपिंग कैपेसिटी है, लेकिन इसको हमने बहुत निग्लेक्ट किया। स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन इज वन पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इट इज नॉट, रिलीजन इज टोटल स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन क्या, एक पर्टिकुलर रिलीजन में आपका बिलीफ है, आपका फेथ है, लेकिन वॉकिंग इन वुड्स या नेचर को देखना या कहीं बैठना, एंजॉय करना एक नेचर ब्यूटी में, माउंटेन पे जाना, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। व्हेन आप कनेक्ट होते हैं हायर चीज से, कोई हायर पावर से, तो वो स्पिरिचुअलिटी है। तो ये सफरिंग में बहुत जरूरी, व्हेन आप सफर करते हैं, जब भी आप कोई अच्छी ऐसी नदी है या माउंटेन के पास या इन जंगल यू गो एंड फॉर अ फॉरेस्ट में आप थोड़ा वॉक लिया, तो यू फील बेटर, यू सिट इन द गार्डन, तो ये बिकॉज ये नेचुरल फिरॉन्स आपकी बॉडी में आते हैं, आपके ब्रीदिंग में आते हैं, तो विच गिव्स यू वेरी, और लव वंस, आपके परिवार वाले आपके आसपास है कि नहीं, या वो आपकी सही तरह से देखभाल करते हैं, वो कितना आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कितना स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि ये जो स्टेज आया, ये जो परिस्थिति है, उसके हम किस तरह से करेजियसली फाइट करें इंस्टेड ऑफ गिविंग अप। और आप व्हाट आर यू लिविंग फॉर, कि आप अभी आपकी क्या इच्छा है, कि आप जिंदगी में आप क्या क्या करना चाहते हैं, आप क्या देखना और करना चाहोगे, मीनिंग कि ये जो डिजीज आया है उसके पीछे क्या कारण, ये मुझे क्या सिखा रहा है, कि मुझे कहाँ स्लो डाउन करना है, कौन सी चीजें, कौन से डायमेंशन पे वर्क करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। या कोई कोई पेशेंट होता है कि वो बोलते हैं मैम हमें घर पे जाना है, आप हमें घर पे भेज दीजिए, हम अपने परिवार के साथ, तो ट्रांसिडेंट कोई फेमिलियर प्लेस या किसी को कोई यात्रा पे जाना है, कोई होली प्लेस पे जाना है तो हमें वहां जाना है, या किसी को अपने जन्म के वो somewhere else in the city, so they want to go back to their birthplace, so these are all part of spirituality, so this helps patient in their coping, in their recovery and finding living for, किसके लिए वो आगे बढ़ रहे,
So this is very important aspect of it. Then next slide. So ये सब फिजिकल, ये कैसे डर कैसे क्या ट्रिगर करता है, जैसे हमें इनिशियली डायग्नोसिस हुआ तो एकदम वो कॉबलर रॉस की वो पूरी साइकिल है कि पहले तो डिनायल में कि नहीं ये मुझे हो ही नहीं सकता है, हम दूसरी जगह जाते हैं, वी गो फॉर अ सेकंड ओपिनियन। तो पहले तो हम डिनायल में रहते हैं कि नहीं ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद कभी कभी हमें गुस्सा भी आता है, इट्स अ प्रॉपर साइकिल। फिर नहीं, व्हाई मी, व्हाट डिड आई डू, और गिल्ट लगता है ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं ना, मैंने ये माउथ, कभी कभी किसी को माउथ का कैंसर, लिवर कैंसर हो जाता है, लिवर सिरोसिस, तो बोलते हैं हमने तो कभी ड्रिंक नहीं किया, तो वाई नहीं। तो ये एंगर रहता है, ये एंगर काफी अंदर अंदर रहता है, कोई एक्सप्रेस करते हैं कोई सप्रेस करते हैं। तो ये डायग्नोसिस होता है तो एंगर, फिर कभी कभी डिप्रेशन आ जाता है, एकदम लो हो जाते हैं, अभी कैसे करेंगे क्या करेंगे, अभी कुछ करना नहीं, ये एक एक फेज आता है। उसके बाद धीरे धीरे हम एक्सेप्टेंस में आते हैं कि हाँ हमें हुआ है, और फिर व्हाट नेक्स्ट टू बी डन। तो ये पूरी साइकिल सभी एक साथ, कोई बहुत जल्दी ये साइकिल खत्म कर लेता है, किसी को समय लगता है एक्सेप्ट करने, एंगर में, डिप्रेशन में, एक्शन में। तो ये पूरा एक साइकिल है। ड्रेडिंग अपॉइंटमेंट, जैसे ही अपॉइंटमेंट आती है, जैसे फॉलो अप अपॉइंटमेंट है, जो पेशेंट थोड़े ठीक हो गए तो नेक्स्ट अपॉइंट, तो डर लगता है आने से पहले, अरे क्या होगा, क्या सिटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, क्या कुछ हो जाए आता है, तो एकदम शॉक में हो जाते हैं कि वी आर नॉट इन अ पोजिशन, हम सोच ही नहीं पाते कि हम क्या कर पाएंगे, क्या करें। फिर फाइनेंशियल भी काफी सोच रहे, कोई फ्यूचर प्लान्स रहते हैं हमारे कि हमें आगे ये करना है, कोई यंग रहा तो उसके करियर के प्लान्स है, एजुकेशन के प्लान्स है, मैरिज के प्लान्स है, बच्चों की एजुकेशन के प्लान्स है, बच्चों के प्लान, तो बहुत सारे माइलस्टोन हमें अपनी लाइफ में वी वांट टू टच अपॉन। तो वो फ्यूचर प्लान्स एकदम, हमें घर से बाहर, अगर हम कोई छोटे शहर में, तो हमारे शहर में वो फैसिलिटी ना हो तो वी हैव टू गो टू मुंबई टू टेक केयर, तो वो, और फिर पेन रहता है और ट्रीटमेंट क्या होगी उसे हमारा कोई आइडिया नहीं रहता है। तो ये सब हमें एंजाइटी, ये मेंटल और इमोशनल जो हमारी जो तकलीफ है, और these some more हमें ट्रिगर कर। नेक्स्ट स्लाइड। Now we will come to our main topic is emotional wellness. Emotional जो it's like a wave. Emotions are like waves. आता है जाते हैं, आज बहुत अच्छे बहुत खुश हुए, फिर थोड़ा वो हुआ, फिर हम सैड हुए, डिसअपॉइंट हुए, फिर वापस थोड़ा मोटिवेशन हुआ तो हम लोग थोड़े एक लेके, तो इमोशन की है एक वेव से जाता है, तो दे आर नॉट स्टैटिक। सो ऑलवेज रिमेम्बर कि इमोशंस आते हैं और जाते हैं, तो जब भी जो चीज आती जाती है, जो चीज परमानेंट नहीं है, उसके ऊपर हमें कोई परमानेंट डिसीजन नहीं लेना है, वो हमें फील करना है, पूरी तरह से हम उसको फील करें, हम एक्सेप्टेंस लाएं, हम वो चीज को हील करें और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। दिस इज अ ग्रोथ इन फीलिंग ऑल आवर इमोशंस। सो पहले तो गुस्सा आता है, क्या, वाई मी, क्यों, फिर एक फियर आता है। तो नॉर्मली फियर में क्या होता है, बेसिक जो हमारे ब्रेन का जो वो ब्रेन, अगर हम बहुत ही सिंपल वे में बोले तो 3 भाग में अगर हम करें, इट्स नॉट दैट वे, तो एक रेप्टाइल ब्रेन होता है जो एकदम बेसिक रहता है, वो फियर, फ्लाइट और फ्राइट और फ्रीज, ये 3 चीज में बिलीव करता है, बेसिक इमोशन। फिर थोड़ा एनिमल ब्रेन होता है, उसके पास बेसिक इमोशंस रहते हैं, एंगर, ड्राइव्स, फूड, सेक्स एंड ऑल, एग्रेशन, फियर, वो बेसिक इमोशन जो एनिमल्स में होते हैं। एंड देन द ह्यूमन ब्रेन इज वेरी कॉम्प्लेक्स,
क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेटजी, प्लानिंग। तो जब भी फियर होता है वो हमारा वो बेसिक वो छोटा वाला ब्रेन अमिगडाला वो ब्रेन में होता है। तो या तो हम उसको उससे भागते हैं या उसके अंदर कोशिश करके कि विल बी पार्ट ऑफ इट। तो वो चीज में क्या होता है कि हमारा जो आगे वाला जो ह्यूमन ब्रेन है, फ्रंटल लोब, एग्जीक्यूटिव ब्रेन, जो हमारी जो हम जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ा फॉग हो जाता है और ये वाला ब्रेन उसके ऊपर हावी हो जाए। तो जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं या गुस्से में रहते हैं तो बोलते हैं कि थोड़ा समय शांत हो जाइए, आप कोई मेडिटेशन करें या माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करें या शरीर को एकदम रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें। तो उससे आपका जो जो ये ब्रेन जो एक्टिवेट हुआ है तो वो थोड़ा शांत हो जाए और फिर आपकी सोचने समझने प्लानिंग डिसीजन मेकिंग वो सही हुए आप में। तो वो इसीलिए बोला गया है। स्ट्रेस में भी वही हो जाता है कि हम स्ट्रेस हॉर्मोन्स एड्रेनलिन और वो इसने, और जैसे ही शरीर में चिंता करते हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस होता है तो पूरा शरीर एक अलग एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी को, हार्ट बीट बढ़ जाती है हमारी, क्योंकि शरीर को लगता है कि अभी इन्हें ताकत की जरूरत है। तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो जो सिस्टम है सबसे वो लेके पूरा रश करता है हमारी बॉडी में। तो उससे क्या होता है, हमें एंडोफ्रिन वो जो यूज नहीं वो पूरे एक साथ, तो हमें देखा गया कि लूज मोशन, कभी कभी हम स्ट्रेस में हो जाते हैं या हम सोचने समझने की शक्ति एकदम हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये तो ऑल दीज आर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और उसको फिर हमें वापस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस उसको शांत करना है कि नहीं, और फिर एक्टिवेट करना है हमारे सोचने समझने की बुद्धि। लेकिन अगर ये स्ट्रेस, ये स्ट्रेस हम सभी फील करते हैं, लेकिन ये एक साइकिल है, होके फिर हम होना। लेकिन अगर हम ये कंटिन्यूसली करें तो देखा गया कि हमारे हार्ट बीट, ब्लड जो रश होता है, हार्मोन्स जो पूरे फ्लड करते हैं ब्रेन में, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, तो ये अगर हमारी कांस्टेंट हुई तो दूसरी सारी चीजों को जो जरूरी है वो नहीं मिलता है, ऑक्सीजन और हार्मोन्स। तो ये सब, तो ये जो स्ट्रेस थोड़ा समय सभी फील करते हैं, लेकिन परमानेंट हुआ तो उसकी बहुत सारी तकलीफ होती है, और उसकी वजह से हमारी बहुत, हम वो स्टेज में शरीर में बहुत तकलीफ के साथ परमानेंटली वो डैमेज कहीं ना कहीं करता है। फिर हमारी कॉग्निशन, हमारी सोचने समझने की बुद्धि थोड़ी वो, तो हम थोड़े फॉरगेट, चीजें भूल जाते हैं या कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं या इच्छा शक्ति। तो ये सब चीजें हमारी इमोशन जो बहुत टेम्पररी है, इमोशन आएंगे जाएंगे, लेकिन इसकी वजह से हमारे शरीर में, हमारी इमोशन में काफी फर्क, फिर हम हेल्पलेस लेके हम कुछ करने लायक ही नहीं रहते। एक वो एक स्टेज आता है कि एकदम लर्न है कि मैं तो अभी कुछ कर ही नहीं पाएगा, मैं तो ये आगे बढ़ ही नहीं पाए, तो एक हम लोग कॉम्प्लायंट एकदम वो हो जाता है। फिर होपलेसनेस, एक कि नहीं अभी कोई होप ही नहीं है, तो उसका आउटलुक, जरूरी नहीं है कि होप नहीं है, तो आपकी रियलिटी के साथ आप कितना टच है। कभी कभी रियलिटी के साथ आप है लेकिन आपका आउटलुक एकदम डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो हमें रियलिटी कि हमें रियल होप रखनी है। होप एक बहुत ही इनर ड्राइव है जो हमें बहुत आगे, और स्पेशली हम कोई डिफिकल्ट पीरियड में है तो होप इज अ वंडरफुल थिंग जो आपको पूरे इट्स लाइक अ लाइट। जैसे आप हाईवे पे ड्राइव करते हैं तो हर जगह लाइट नहीं होती है, तो एक थोड़ा सा रास्ता दिखता है, जैसे आप वो रास्ता थोड़ा 10 किलोमीटर ही दिखता है, समझिए 2 किलोमीटर, सॉरी 1 और 2 किलोमीटर, जैसे आप 2 किलोमीटर तक आए तो फिर उसके आगे वाला रास्ता तो धीरे धीरे पूरा आगे बढ़ जाता है। तो इसी तरह से होप इज अ वेरी, बट उसको रियल होप होनी चाहिए और आउटलुक शुड बी नॉट डिस्टॉर्टेड।
should be very real. गिल्ट, जब भी हमें ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो हम सोचते हैं कि शायद हमने कुछ खराब किया, तो हमारा जो सेल्फ कंपैशन है अपने तरफ, कंपैशन माने वी टेक सम एक्शन एंड एम्पैथी, वो हम अपनी और भी रखें। हाँ, जैसे किसी को तकलीफ होती है, हम बोलते हैं कि हाँ आप नहीं, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ऐसे वी मस्ट कीप अ सेल्फ कंपैशन, अपनी और कि हाँ हुआ है, ये चीज हुई है, एक्सेप्टेंस लाके, बट हम इसको सॉल्व कैसे करें, ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे करें। तो ये कई बार किसी को शेम लगता है कि नहीं कैंसर हुआ है, किसी को बताना नहीं है, ये नहीं, तो वो शेम या कोई डिसफॉर्म बॉडीली कोई चीज हमने कुछ करी है तो वो डिफॉर्मिटी हो जाती है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें शेम भी लगता है, तो उसे भी हमें बाहर की, it's fine, it's okay, there's nothing to feel ashamed about it। फिर रिग्रेट, हम सोचते हैं कि हम कोई चीज करना रह गया या हमारे पास समय कम आ गया, तो जो रिग्रेट रहता है हमें कि ओ दिस आर द थिंग्स मैं कर नहीं पाया या कुछ ऐसी चीजें होगी, तो दैट इज ऑल्सो वेरी, वो हमें कहीं ना कहीं इमोशनली आगे बढ़ने से रोकती है। और अनरिजॉल्व गिल्ट है, तो मेनली इमोशनल में टू इम्पोर्टेंट, देयर आर मेनी कोपिंग मैकेनिज्म, बट दो बहुत जरूरी हमें हेल्प करता है, वो फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड। दीज आर द टू मेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम अपने आप को फॉरगिव करें, स्पेशली व्हेन यू हैव एंगर। So anger, to forgive ourselves, and forgiveness to others. These two things, we if we use it, we forgive ourselves कि अगर हमें किसी से कि हमने किसी को कोई तकलीफ दी, you don't have to go personally to that person to ask forgiveness. You can just in your mind forgive, please give me forgiveness. And by asking forgiveness, you are not justifying that person's behavior was right or wrong. You are just, you are dealing with only yourself, which is helping you to cope. जो आपको तकलीफ कम दे रहा है, जो आप खुद को तकलीफ कम दे रहा है, उसके लिए है। तो ये कहीं ना कहीं अगर फॉरगिवनेस हमने रखी तो ये हमें काफी हेल्पफुल करता है टू डील विथ एंगर, विथ फियर। यू हैव टू बी, fear is one very good our professor had told us, false evidence appear real. Always remember, fear has a very good acronym. I always, whenever it is, remember this, and this really helps to cope with it. Stress, we said, and unresolved guilt. आपका कोई है, आपकी कोई अनफिनिश्ड चीजें हैं, जैसे कि मुझे कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं, मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई है, हमें जल्दी शादी करनी है, तो आप वो जो अनफिनिश्ड बिजनेस है वो आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो आप देखते हैं। तो दिस आर सो मेनी इमोशनल एंड मेनली फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड, कि हमें जो भी मिला है वो वी आर वेरी इंडेप्टेड, कि हमें कहीं ना कहीं हम जो स्थिति में है आज, चलो हम वी कैन गो टू मुंबई एंड डू आवर ट्रीटमेंट। सो मेनी पीपल डजंट हैव दैट फैसिलिटी, उनको पता नहीं होता है, या उनके पास पैसे नहीं, या कोई मीन्स नहीं, या सपोर्ट नहीं है, तो कितनी सारी एवरी डे वी कैन हैव कि हम जो ब्रीथ कर रहे हैं, हम नेक्स्ट मॉर्निंग उठे, इट्स अ ग्रेटिट्यूड कि चलो वी हैव बीन गिवन अनदर अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग फॉर आवरसेल्फ, फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द कम्युनिटी। नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ मेंटल वेलनेस इज व्हाट, योर थॉट्स, जो आप सोचते, there is a Tetris effect, it is that mentally what you do repeatedly you become one, that is a Tetris effect। तो आप सोचते, कोई भी चीज आपकी पहली आपकी सोच से शुरू होती है, what you think, so how your thoughts are there,
फ्रॉम थॉट्स फिर वो एक के बाद आप रिपीटेडली सोचते जाते हैं, तो वो आपका डिजायर बनता है, वो आपकी इच्छा है, और वो फिर आप क्या सोचना चाहते हैं वो उसके ऊपर से यू बिल्ड योर थिंग। फिर आपकी बिलीफ सिस्टम आती है। जैसे आप कोई भी चीज देखते हैं, इट्स लाइक अ लेंस, कैमरा लेंस। लेंस क्या होता है? पूरा वाइड लेंस होता है, वो हर एक चीज देखता है। फिर आप एक बोलते हैं आप फ्रेम में आ जाइए, तो फिर आप क्या लेना चाहते हैं वो सिचुएशन में। तो अगर आप यहाँ आज बैठे हैं, तो ये पूरा जो मेरा बैकग्राउंड है पूरा फ्रेम समझिए, लेंस। फिर जहां मैं बैठी हूँ वो फ्रेम। आप अगर मुझे सुनना चाहते तो आपका पूरा कंसंट्रेशन, तो वो फ्रेम से फिर आप फोकस करते हैं। और ट्रूथ, ट्रूथ हैज टू, इट्स अ सब्जेक्टिव। आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्या है, और आपने अपने आप को क्या बोला है, व्हाट इज, आपने क्या स्टोरी अपने आप को लेंस से फ्रेम, आपने क्या सोचा, आपने, नॉट नेसेसरी दैट पर्सन उन्होंने वो बोला हो या उनका वो मतलब है, लेकिन आपने अपने आप को किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया है। फिर लर्निंग, आप किस तरह से लर्न करते, हर एक सिचुएशन, हर एक चीज आप किस तरह से सीखना। जैसे आप पेशेंट है, उन्हें कैंसर हुआ, तो कितनी सारी चीजें, कितने नए वर्ड सीखे, कौन सी जगह पे ट्रीटमेंट होती है, कौन सी हॉस्पिटल है बढ़िया, जो पहले कभी सोचा नहीं थे, कौन सी सिटीज में कल कौन सी, तो कितना नॉलेज आपका बढ़ा। तो लर्निंग हैज नथिंग टू डू विथ योर एजुकेशन कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। लर्निंग इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि दैट गिव्स यू अ वेरी परमानेंट एंड वेरी गुड। तो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है कि आप देखते हैं, आप जाते हैं और आप किसी और को भी बताएं। तो आप ये सिचुएशन में क्या लर्न करना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आप कितना रेडी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये छोटा कि जैसे आप टाटा हॉस्पिटल में आते हैं, तो यहाँ से मुझे फाइल कैसे बनानी, या जनरल में क्या है, या मुझे क्या फैसिलिटी मिल सकती है। तो वो जिस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व, वो छोटे छोटे करके, और क्रिएटिविटी, आप कितने कितने अपने आप को नए नए रास्ते ढूंढते हैं, छोटी छोटी, किसी का सुनते हैं तो अच्छा ये यहाँ, किसी ने कोई अलग जगह पे ट्रीटमेंट दी, तो ये अपने आप में आप नए आइडियाज लेके कैसे आगे बढ़ते। तो ये आपका मेंटल स्ट्रेंथ जो आपको आगे कोई भी डिजीज में, कोई भी तकलीफ में आगे ले जाता है। तो दीज आर द योर मेंटल वेलनेस इंडिकेटर्स। यस प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। नॉर्मली पेशेंट के क्वेश्चंस कहाँ आते हैं? ट्रीटमेंट के, किस तरह से ट्रीटमेंट है, कैसी आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, किस तरह से आगे बढ़ेगी, तो वो होता है। इन बिटवीन ट्रीटमेंट गोल बदल जाते हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं नहीं अभी हमने कीमो बंद करना है, या हमें ये नहीं, हम ये ट्रीटमेंट बंद। तो ये जैसी ट्रीटमेंट क्यों बदलती, उसके भी क्वेश्चंस होते। अरे हमने तो ये किया था, हमने पूरा रेडिएशन का पूरा प्लान था, पूरा प्लानिंग हो गया था, तो अभी हमारा रेडिएशन क्यों नहीं कर रहे। तो ये होता है। या फॉलोअप के लिए कैसे आना है, क्या क्या करना है, तो वो सारे पेशेंट के क्वेश्चंस रहते हैं। अगर रिकरेंस है तो किस तरह से हमें पता कैसे लगेगा कि हमें वापस कैंसर हुआ, हमें किस तरह से करना है, तो कैसे सोच हमें दिखानी है। इसके बाद अगर हम ठीक हुए या हमारी ये वाली ट्रीटमेंट वो खत्म हो गई है, तो आगे किस तरह से ये दिखाएगा, कैसे करेगा। और अगर हमने एक कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गई, तो हम आगे कैसे बढ़े, हमारी आगे हम क्या क्या तकलीफ प्रिकॉशन ले जो हमें वापस कैंसर ना हो। तो ये सर्वाइवरशिप के भी, तो मेनली ये सब एरिया में हमारे पेशेंट्स हमें क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Majorly this area is always neglected, care for caregivers। जो केयर गिवर रहता है उसकी तो कोई चिंता ही नहीं करता है, सब पेशेंट को, हाँ पेशेंट ने खाया, पेशेंट ने पिया, पेशेंट ने
पेशेंट को पूछते, लेकिन जो कॉन्स्टेंटली उसके साथ दिन रात अपनी स्लीप निग्लेक्ट करता है, अपनी खुद की कोई मेडिकल कंडीशन है वो निग्लेक्ट करना है, अपना खाना पीना निग्लेक्ट करना है, अपनी करियर, अपना जॉब, अपनी पढ़ाई वो निग्लेक्ट करता है, या खुद की कोई अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की, कोई मेडिकल कोई इश्यू है तो वो बोला नहीं नहीं अभी इनके देखते हैं, मेरा मैं बाद में देख लूंगी. तो सो मेनी थिंग दे निग्लेक्ट ऑन देमसेल्फ. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इफ दे विल नॉट टेक केयर, अगर केयर गिवर वो खुद को, जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस है कि आप ऑक्सीजन मास्क पहले आपके मुंह पे लगाए, बाद में किसी और को मदद करें. तो सेम वे इट गोज कि इफ यू विल नॉट टेक केयर ऑफ केयर गिवर्स, जो खुद ही सही नहीं है तो वो दूसरों की देखभाल किस तरह से. तो जो है कि केयर गिवर को पर्टिकुलर टाइम पे, it's not you are being selfish, it is you are keeping your own health to serve your near and dear one better, because caring it's very rewarding कि आपको ये मौका मिला है कि आपके किसी की आप केयर करें, आप किसी को अपना कमिटमेंट है, अपना प्यार वो इस तरह से जाहिर करें, बट दैट डजंट मीन एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ. और अगर आपने आपकी खुद की वो दी तो इट डजंट मीन यू आर बीइंग selfish. It is okay to say no sometime. It is okay to ask help कि आज मैं ये नहीं कर पाया है, और यू पुट इट वेरी क्लियरली कि आज मुझे ये काम के लिए जाना है, आप आज आ सकते. या परिवार में 5 लोग हैं तो अलग अलग टाइम अलग अलग दिन तय कि एक दिन मैं करूंगा, एक दिन मैं करूंगा. या घर में 2-3 लोग हैं साथ में तो सुबह एक 1% टेक्स केयर, आफ्टरनून को एक ले, शाम को एक ले, तो क्या सभी को अपना काम करने का मौका मिलेगा, सभी को थोड़ा रेस्ट करने का, अपने आप को ठीक करके वापस. तो सभी को अपना बीच में ब्रेक बहुत जरूरी है, अदरवाइज बर्नआउट हो जाता है. और खुद के लिए सेल्फ केयर बहुत बहुत जरूरी है. जिसकी जो पैशन है, जो इच्छा है, किसी को एक्सरसाइज करके अच्छा लग रहा है, किसी को फिल्म देख के अच्छा लग रहा है, किसी को ऐसे जस्ट राउंड मॉल में आज बिकॉज ऑफ कोविड ये सब चीजें कम, या किसी को रेस्टोरेंट में जाए, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बाय टेकिंग केयर of yourself you are not being selfish, क्योंकि जैसे आप थोड़े रीच हुए, it's a short break you are taking, you get strength, your energy back, and you are ready to take care of your loved one. And respite is a very short break for caregivers. So very very important that caregivers care for themselves, their proper food, their sleep, their medical condition, and other ways. Next slide. What is the way ahead? Way ahead is wherever patient has to be in a very comfortable state, wherever. So when we see patient, we make him or her whatever pain hai, constipation hai, nausea, or any other thing. So that is the first thing we make the patient comfort. We look at those areas where he's having an issue, and then to make patient. Quality of life has many dimensions. Air, shelter, what we have already discussed, certain dimension ahead कि आपका financial state है, आपका education level क्या है. All these things makes your quality of life. आपकी health क्या है, आपके shelter, आप कहाँ रहते हैं, financially कैसे हैं, educational wise, all these areas dimension make your quality of life better. तो हर एक जो dimension में आप ये stage में आप कौन से dimension पे कितना काम कर पाते हैं, जो आज की stage है, at least we should see कि we do not get deteriorated, and anything is there, immediately go to your primary care doctor or somebody and immediately tell कि these are the areas I'm finding it difficult. सोशल एक्टिविटीज प्लीज आप कंटिन्यू करें, आपकी सोशल एक्टिविटी, डोंट आइसोलेट, डोंट बी इन अ विड्रॉल स्टेट, बी पार्ट ऑफ दी होल सोशल एक्टिविटी. कोई फंक्शन है
So without feeling anything, please go attend and be very social, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें एक अच्छा, you feel you are wanted. The social activity gives you that reassurance, that wanting, that people want you, and that your oxytocin, serotonin in your hormonal system, and that gives you a real rush, and those are very happy hormones and give you a good. And your self-esteem, what you think about yourself, it is very important. How you feel, how you think about yourself, and that once you have a a high self-esteem, then your confidence level, your problem solving, your motivation, it gives us a tremendous boost to this. Thank you so much. Amazing input by her on different kind of psychology aspects we all go through when we go through the journey. सबकी बहुत ही different journey होती है. As a caregiver, I could relate to many things what she was speaking, and I can see some of the questions and comments as well. So we'll definitely go through it in some time. Uh, in fact, when I can talk from the caregiver's perspective. जब मैं caregiver थी उस समय हम लोग को हमेशा होप होती है, वी आर ऑलवेज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. इनफैक्ट आई रिमेम्बर जब लास्ट का टाइम था और मुझे नहीं पता था कि यही लास्ट का टाइम है एंड डॉक्टर ने मैंने इनफैक्ट मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी तो आई आस्क्ड डॉक्टर इफ एवरीथिंग इज ओके and doctor said that yeah everything is okay, come for next chemotherapy, but I could see that something is really bothering him and me as well. So when that happened and then I called another doctor one night and then I told ki doctor Nitesh ka thoda aisa behavior ho raha hai, something else is happening. And then he said, he was an Indian doctor in US, and he said that Dimple, let the nature takes its course. And then what he meant was that you might expect it to happen any time, and it happened 2 days after that. So where he was short of breath. So जब होप की बात चल रही थी तो मुझे वो आया कि मैं अभी लास्ट मोमेंट उसके बाद में भी he was in hospital for 20 days and I was very hopeful at that time. As a caregiver, we want to do everything and anything to help the patient, to help our loved one. So Shilpa ji is back with us. Shilpa ji, I will. Can you unmute yourself? Way ahead. So wherever self-esteem, in the past how you have dealt, कोई भी लाइफ में इश्यू हुआ तो आपने किस तरह से उसको डील किया हुआ है, कैसे आपने कोप किया हुआ है, तो वो आपको वापस वही अगर आप वही चीज आप ले तो इट विल बी इजी फॉर यू. एंड अनरिजॉल्व्ड गिल्ट कितना अंदर से आपको है, तो मेनली फॉरगिवनेस. सी दैट व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम एंड यू. जैसे ही आप कॉमननेस, आप क्या कॉमन है, तो आपका जो एंगर है वो काफी कम हो जाएगा. और एडवांस केयर, ये हम इंडिया में काफी निग्लेक्टेड एरिया है. बात करते नहीं है, हमें डर लगता है अरे हम फ्यूचर, बट ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको कुछ होता है तो आपको फ्यूचर प्लान क्या रखना है. आपका बैंक अकाउंट, आपका इंश्योरेंस, आपका विल, ये बहुत जरूरी. या आप ऐसी कंडीशन में है, मेडिकल कंडीशन कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो हु विल टेक डिसीजन फॉर यू, हु विल मेक दोज डिसीजन के लाइफ सपोर्ट पे रहना है. सो दीज आर वेरी वेरी एडवांस केयर जो विच इज वेरी निग्लेक्टेड. पीपल डू नॉट पे एनी अटेंशन. दे फील नहीं हमें बात नहीं करनी है. बट दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया एंड वी शुड रियली फोकस एंड प्लान समथिंग कि अगर हमें ये होता है, अगर हमारी तबीयत और खराब हुई, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, so X person will make decision on behalf of me in the area of medical, in the area of family, in the area of my investment, in the area, in all the areas, my bank account, my whatever it is. So that is very important. Next slide, please. Activities. So what helps us? जैसे हम है, अगर बहुत हमारी, तो we can have a jar, a gratitude jar or something कि उसमें हम
रोज लिखे कि किसने हमें हेल्प की। ये जैसे जस्ट नाउ डिम्पल वाज नरेटिंग हर एक्सपीरियंस कि वन ऑफ द इंडियन डॉक्टर, सो यू नो शी कैन मेक अ स्मॉल ग्रेटिट्यूड जार और लिख ले दिस पर्टिकुलर डॉक्टर हैड हेल्प मी 2 days ago लाइक दिस। या तो आप सोच रहे हैं कि मैं मेरे बच्चों के लिए आगे, तो उस कुछ लेटर्स लिख ले कि फॉर हर 16th बर्थडे दिस इज द लेटर शी कैन ओपन, व्हाट आई थिंक फॉर हर। और ऐसे बहुत सारे लेटर्स लिखे अपने परिवार के लिए, या ये जिसके जिसके लिए आपको फॉरगिवनेस भी मांगनी है, आप जा नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, तो लेटर की तरह से, या किसी को बोले कि इनके लिए लिखे आप अगर इतनी स्ट्रेंथ है, या आप ऑडियो से, आजकल तो हर एक स्मार्टफोन काफी लोगों के पास, तो एक वीडियो बना ले कि मुझे ये करना है, या एक ऑडियो क्लिप कर ले। तो बहुत सारे जर्नलिंग, बहुत सारे एक्टिविटीज से आप अपने आप को बिजी भी रख सकते हैं। अलग दे रीडिंग करे, जो एक्टिविटी आपको पहले आपने समय नहीं मिला, ये तो अच्छी, जो आपका पैशन है उसमें, पेंटिंग है, आर्ट है, प्रेयर्स है, जिसमें आपको खुशी, दीज आर ऑल स्पिरिचुअलिटी, दिस इज ऑल स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन इज प्रेइंग इज नॉट अलोन, योर रिलीजन अलोन इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। मेडिटेशन, कोई नई आदतें जो आप है, कोई नई बिहेवियर, कुछ नया चीज आप में कि चलो इतने दिन में कुछ नया करूं, तो ये एक्टिविटीज आपका जो स्ट्रेस लेवल है और आपकी कोपिंग काफी बढ़ा सकती। नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज द टेक होम मैसेज? गोल्स ऑफ लिविंग, आप किसके लिए, आपको आगे क्या करना है, आप किसके लिए और जीना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सभी तरह के, यू नो हाउ वी बीन टॉट, टेम्पररी, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टास्क भी आप उसमें इन्वॉल्व करें, छोटे छोटे, एकदम आपकी है तो मैं अच्छी तरह से खा पाऊं, या मैं बोल पाऊं, छोटे छोटे टास्क पेशेंस के काफी काफी वो करें। और जितना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है उसको सिंपल करें। जैसे ही आप वो सिंपल करते, आप मोर, हाउ अ हीलिंग सर्कल इज डीपनिंग, जैसे आप उसको सिंपल करते जाएंगे मटीरियली के बहुत इधर उधर नहीं, जैसे लिविंग लाइफस्टाइल, आपके थॉट सिंपल रखे, कॉम्प्लिकेटेड वो सब फॉरगिवनेस में जाए, ग्रेटिट्यूड में जाए, और खुद सेल्फ कंपैशन, जैसे ही मैंने हम फ्रेंड्स को बोलते हैं, ऐसे खुद की और कंपैशन रखें कि ठीक है हुआ है मुझे, आई फाइट इट, जितनी जिंदगी है मेरे पास 24 आवर्स है, 24 आवर्स है, हाउ मेनी मिनट्स है, हाउ मेनी सेकंड, एवरी मिनट आई विल डू समथिंग इम्पोर्टेंट। तो वो खुद के ऊपर कंपैशन करके, छोटे छोटे गोल करके, अपने रिलेशंस, जो जो रिलेशंस है जहां आपको फॉरगिवनेस मांगनी है या देनी है, सबको दे के एक बहुत ही हैप्पी स्टेट में, बहुत ही सुकून में, सेरेनिटी, जो सेरेनिटी प्रेयर्स हम बोलते हैं कि लॉर्ड गिव मी द सेरेनिटी, एक्सेप्ट व्हाट आई कैन नॉट चेंज, and give me the courage what I can change, and the knowledge to find the difference between. It's a beautiful serenity prayer. तो वो रखे लाइफ में। आप एक खुद एडवोकेसी, आप एक खुद एक मिशन ले कि मुझे जो तकलीफ हुई है उसकी वजह से मैं एक लोगों के सामने एक एग्जाम्पल बनूं, लोगों को बताऊं कि ये क्या क्या है, कि ये कैंसर ऐसे दवाइयां ऐसे लेती, या मैंने कोई अगर मुझे माउथ कैंसर है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, और तो आई टेक एज अ मिशन कि आई विल एवरी डे विल टॉक टू 5 पीपल एंड टेल देम कि इसकी वजह से मुझे ये, so you become a torch bearer in your life and have something, some activity, something apart from cancer in your daily activity, कुछ जो कैंसर के अलावा हो आपकी जिंदगी में, जैसे हमने बोला कोई पैशन, कोई है, तो होल लाइफ, बिकॉज अ डिजीज एक एरिया है, बट यू हैव टू सी अ पर्सन, नॉट डिजीज अलोन। डिजीज के पीछे एक पर्सन है,
पर्सन के अंदर डिजीज है. If you focus only disease, you will miss the person. You'll miss many other dimension. Okay, what are the things triggering that person? So see him as a person, very important. And support groups. There are so many activities happening around. आपके city में, आपके यहाँ, या ऐसे online आजकल इतनी बेटी. And wonderful you all are doing session for caregivers and all. So ऐसे बहुत सारे support group है which can give you a knowledge, which can take, you can share your experience, you can learn. So by this you can have as many things as possible from the support group. Next slide. Yes, by this open, floor is open for the question. Thank you so much, Shilpa ji, for the wonderful session and the amazing learnings. It was, I'm sure it was very helpful for all of us. So to me personally, I could relate to so many things what you spoke, and ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें पता होती है, but this is a constant reminder which we all need. Exactly. So why we have it? Why we support group and why we have awareness session या healing circle? Why we have it? क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम अपनी daily lives में इतनी सारी चीज है, and that is a wonderful part of memory. कि we forget, we learn, we relearn. Right. And we learn, unlearn and relearn. Very well. हमारी capacity है. If we forget, so this is the way everything has to be constantly remind. तो इसीलिए इस टाइप के सेशन सबको पता होता है कि ये, लेकिन ये constant हम अगर हम टच में रहेंगे तो it will give us a lot of courage and strength to fight the thing. Yes. Thank you. So especially जो आपने बोला था कि हम लोग हमेशा डिजीज की बात करते हैं, but then we don't talk about the person. Disease is just a part of it, which will get over with the disease very soon, but then in the entire time the focus is on the disease, not on the person. What are their wishes, how they want to live their life, what are the favorite things which they want to do. Because मुझे ऐसा लगता है जो वो वाला फेज होता है वो हम उसको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं, क्योंकि उस समय पूरा फोकस हमारा वेलनेस पे होता है, वेलबींग पे होता है. अदरवाइज तो हम सब भागते ही रहते हैं अपनी जिंदगी में. उस टाइम पे हम एक पॉज लेते हैं कि हाँ अभी हमें लाइफ में हमारे लिए व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस, व्हाट शुड वी डू. We reflect, we sit and reflect. Right. We do in a reflection and then see in which direction we are going. So getting any diagnosis, not just cancer, any chronic illness, is a reminder that something is wrong and you need to change your priorities. So yeah, and we talked about the support groups, and Healing Circle Talks is nothing but a support group where we all learn from each other's experiences, and we also connect with each other after the call as well, if whatever things can help other people. So thank you so much for sharing this. अगर किसी को भी कुछ भी क्वेश्चंस है आप यहाँ पे लिख सकते हैं. शिल्पा जी, मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस है कि जिन लोगों का ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है उनको भी कांस्टेंट फियर रहता है रिकरेंस का. So though the treatment is over, but then it's not really over. They always are in fear that what if it comes back, and then we know that if it's even our subconscious mind, somewhere it's there, and then how to get rid of that fear? This is what Freud has always said. Okay, everything from conscious to unconscious, and then to subconscious. To bring back from unconscious to conscious level, it takes some time. But to bring from subconscious level, it is very important to bring that to conscious level at times. And our dreams do that. Okay. Right. Yeah. कई बार पेशेंट जो एंड ऑफ लाइफ में होते हैं कि सब कुछ ट्रीटमेंट खत्म हो गया है और अब डॉक्टर ने बोला है कि सॉरी आई कांट हेल्प एनीथिंग नाउ, एंड आई वुड सजेस्ट दैट गो होम एंड जस्ट बी एट पीस एट होम. सो उस समय भी एक तो वो एंड ऑफ लाइफ का डर हमेशा रहता है, और फिर केयर गिवर्स को ऐसा रहता है कि दे आर ऑलवेज वेरी होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, विच इज वेरी गुड. सो
तभी समझ में नहीं आता उनको कि how to like manage the situation of end of life care. So can Yeah. you please share some tips which might help caregivers? What end of life care is actually a part of, not end of life, it is part of living of life, what is with you. So whatever, in which area, in area of disease, then how, कहाँ हमें तकलीफ है, कहाँ पेन है, क्या क्या कर सकते हैं. So that is the way we go. End of life in the area of your spirituality, where you want to connect with people, you want to ask forgiveness, or you want to show your gratitude towards whatever you have been awarded by life. Yeah. How many people have been part of your journey, and very beautifully you can plan it out and ask and do it. So social connectedness to your birthplace of transition or any holy place, if you are possible to travel. So Yeah. then accordingly we tell our patients, whether it's possible for him or her to travel or not. In personally, you make peace with yourself. As we tell caregivers, first care for yourself. Make peace with yourself wherever you are. Fine, that journey was there, ups and downs, everybody's life. Life is never fair, never promised anybody. But from that journey, what you are taking, what you are living, what legacy you are giving to your children, to your near ones, to your friends. So this is in the area of your personal. So many areas, and then your legal areas, how your insurance, or how you want to give, who would take care of you if you are not in a position to make decision. Who will make decision behalf of you? In which areas? Medical area, who will make? And financially, who will take care? How your family would be looked after? How other things. So end of life care has many dimensions, many areas. So I've just touched upon some. Wow. Yeah, thank you. Very important, because sometimes it's very difficult to talk about end of life to the caregivers. And it's easy for the to talk with the patient because they know what is going on. Sometimes they say that enough of the suffering, and I really want to go and be at peace. But when we talk to caregivers, it's difficult to talk with them because of course कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके loved one उन्हें छोड़ के So, चले. this is the place where they love, the commitment towards the caring person. Mm-hmm. So what is hindering them, their love and their commitment? So at one point you have to very nicely maneuvering them in that area कि आपको अभी कैसा लग रहा है, आपको लग रहा है वो आगे से बेहतर है कि वो है. Let them come out. So Right. put it in a way कि let them come out. And they say नहीं हमें लग रहा है, तो हाँ आपको लग रहा है ना, हाँ हम पूरी कोशिश करेंगे. Nobody. And then let him come, that life cycle, cripples, denial, Got it. anger, depression, acceptance, and then they will come in the acceptance. And even if they don't come, that's fine. It's okay. Mm-hmm. Sometimes person wants to be in denial, and that gives them strength. You don't know. So let us not make our agenda their agenda. Mm-hmm. Right. Also, before Actually, what are their wishes is more important. more important. My agenda is to give a talk, Yeah. but the person doesn't want to hear it. So I'm imposing myself. Right. The person convince against their wish. It's the same. Right. Because he's never convinced. True. He or she is never convinced. Right. Yes. So before I ask the next question, I would request Mehul, who is joining us from US. He got up at 4:35 a.m. and then joined this session. So Mehul,
I would request you to share your experience and how you dealt with this, your own journey. And then today you are shining bright, helping so many other people, inspiring with your journey. So can you please share this? Yeah, definitely. Thank you, Dimple, for giving me a platform and uh, having me here. Uh, I don't look so ugly always. I because of the lockdown and working, You are I always I look better. But yeah, my wife and kid, they don't like my beard and they're always scraping on it. I'm like, okay, when I go to work, I get it now. Yeah, fortunately, I'm able to talk today. I was listening to you, Shilpa ma'am, and as Dimple said, I was going through my phase and I was recollecting, yeah, this happened to me. It's so exact, and I was really impressed. So I was diagnosed in 2014. I I was diagnosed with stage 4 cancer of my larynx. My right vocal cord had a tumor on it. I used to smoke. I used to drink as well, and that was the smoking was the main cause of my cancer, according to my doctors. I call myself as the luckiest person on earth because I feel I'm the luckiest. Things started coming in place for me as I kept working on it. Um, my wife was in the US for her job, and I was to travel to US after my child completed his school year. He's 14 now. Um, so that was the plan. But at that time, I started losing weight. I had trouble breathing, swallowing, and आप बोलते हो ना जब आप चोरी करते हो आपको पता होता है एक दिन आप पकड़े जाओगे तो मुझे वो लग रहा था फीलिंग कि ना कुछ तो देयर इज समथिंग मिजरेबल इन मी एंड थिंग्स आर नॉट नॉर्मल मतलब आई एम ईटिंग वेल बट आई एम लूजिंग वेट and we are educated people, right? We understand, that we are our best doctors is what I understand, that something's wrong in your body. So I was afraid of going to the doctor to listen that the C word. But however, I still went to my जो regular doctor होता है अपना family doctor, and he kept giving me antibiotics. He kept changing them, but as it didn't get well. And then I was staying alone because my wife was in the US, and then I went to my mom's place, who was staying close by, and then she heard me breathing in the night, and she took me to the bigger hospital, Aditya Birla in Chinchwad, Pune. And then there they did an endoscopy and they found a big tumor in my throat, and my world crashed. I was, and then they put a tracheostomy tube in my throat so that I could breathe, and they started their ways of thinking of how to treat me. And my wife, when she came to know, she started looking for options in the US. So there's a James Cancer Hospital here in Columbus where I stay. Uh, my family decided that I should be treated in the US because I had an option to do that. My documents were ready, and um, my company was providing a person to travel with me to the US. So I landed over here. The tumor that was diagnosed was stage 4. By the time I came here and they scanned me, it had spread from my vocal cord to my spine. Okay. Even in the US, they had planned to remove my vocal cord. But after it reached my spine, they gave up, and they are so direct over here, the doctors. Like they just told you just have a month at the most. We cannot do anything. It's a gone case. But we will still try chemo. It might shrink, it might not. If it shrinks, it might shrink in the right direction, or it's just a chance, like a 1% chance. So अभी कोई option नहीं था. I could not talk. Me and my wife, just both of us. And then we started with chemo, very aggressive chemo. I don't know all those technical names, but it started working on me. My body started reacting. 1 month became 2 months, 3 months, 6 months. And then after 6 months, they scanned me again. I was doing pretty well by the time. And then they scanned me again. They still found some traces of cancer, and they again gave me an option: either we still remove the vocal cords, or we go with chemo radiation together. So I said no. I want to try to talk. Let's try chemo radiation because I'm doing good now. I'm confident now. So that happened, and then after a year, I'm in the 6th year now. So this is my story, and I've stopped going to the hospital now.
technically cancer free because it's past 5 years, but I'm still scared all the time. As man was saying that, oh, there's always a fear. Like every day in the morning when I get up, I rinse my mouth. I see if I see blood stains somewhere, because you never know when it's going to come back. But yeah, I take care of myself. I realized all those things that I was missing. I made sure that I don't make mistakes that I made earlier. As ma'am said, I started a group, Youngsters Against Smoking, on Facebook. Like I have over 4,000 members. I keep going to schools and showing my pictures to kids and telling them, don't smoke, man. This happened to me. I'm lucky to survive. You might just not be. So I just try to give back, and I do what I can do. That's my story. Thank you for sharing, Mehul. This is the second time I'm hearing your story. First time from your own mouth, but very inspiring. The courage which you and your wife both have shown is just amazing. Most, Yeah. when people get to know fourth stage diagnosis, they lose the hope, and then doctor also says 1 month, 3 months, 6 months, and then I always tell patients that no, don't go by that, because this is just the median value they are saying. There are patients who have lived completely recovered from fourth stage, and here is you are a live example of that. Yeah. You won't believe, many patients. So I have just shared your journey link also in the chat. मेहुल का story यहाँ पे है, मैंने chat पे link भी डाला जो हमारी website पे है. बहुत लोग आपकी जर्नी से गए हैं, और लोगों ने हमें मैसेज भी किया है कि जब वो निकल सकते हैं तो हम क्यों नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि लास्ट Absolutely. exactly I believe in the power of attraction. When I just give an example. Like when I was in the radiation machine and they used to put those rays in me, I used to think, okay, God, put in more rays in me, put in more chemo in me. I need to kill that cancer. So I should welcome it. I should not think it as a pain, and that really helps. I just want to add one thing, like the caregiver, like Dimple, they are actually the warriors behind the scene. My wife, all alone, just imagine, like I know Dimple's story, like just both of us, same, and new country, new place, you don't know anything. Mhm. She used to work the whole day, drive me to the hospital. That was like an hour away. I used to be in radiation. She used to wait out, come back every day, like a year. She used to clean my tracheostomy tube. The dirt used to come out. It's koi nahi karta. But so she's the one who actually, the caregiver is the most important person. It's not, I just had to bear the pain, but she had to actually mental pain, physical pain, everything. And even now, like she just dropped in, like, come on, we need to go to the groceries. I'm like, okay, hold on. So she just doesn't give it that importance. Like, okay, done, finish, move on. And she's very strong. Yeah. Wow. Thank you, Mehul, for sharing this. I'm sure it will inspire many more people. Very, very inspiring. Very Thank you. I'm glad. inspiring. Yeah. Very inspiring, and showed real courage, you and your wife. Must Thank you. Thank you so much. Yeah. You should share on many other platforms so people get inspired by your thing and they don't give up. No, you should not. If you throw your अपने पहले हथियार डाल दिए तो आप वैसे आ जाओगे. No, thank you, Mehul, once again for sharing this, No and Shilpa ji for sharing your beautiful experiences from so many years of working with hundreds of cancer patients. Maybe we will share the presentation. I've shared a link in the chat. जहाँ पे एक फॉर्म है, वो फॉर्म भरने पे आपको प्रेजेंटेशन का ईमेल आ जाएगा, और मैं ग्रुप्स पे भी डाल दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे. And about this circle experience, it will be uploaded on the website. So in next circle, you will also get the link of this today's healing circle talks. Thank you, and it was my privilege to be on this, and I hope I could give you whatever people were expecting. Yeah, definitely, because psychology is ऐसा subject है जिसके बारे में कोई उतना बात नहीं करता है, but सबको जरूरत होती है. तो जो आपने टिप्स शेयर किया, I'm sure कि वो सबको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. And yeah, next healing circle, Dr. Rohini Patel is joining us in next healing circle, and she's working with cancer patients and helping so many cancer. She's a gynecologist, but also she's helping
palliative care cancer patients and doing amazing work in the field. So we would love to hear from her in Index Healing Circle. Yeah. Wonderful. With this, we would close today's Healing Circle and see you next time. Yeah. Thank you so Okay. much, everyone. Thank you. Thank you. Thank you for inviting me. Thank you so And much. my privilege. And again, thank you. Wonderful, Mehul. Again, congratulations for your journey. Thank you. Bye. Bye-bye.